हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए आइसोप्लेथ मेथड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि आइसोप्लेथ मेथड क्या होता है, कौन सी भाषा से मिलकर बना है और उसकी रचना की विधि क्या है मानचित्र के ऊपर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसोप्लेथ मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में और थोड़ी सी कुछ बारीकियाँ जो ज़रूरी है जानना इसको मानचित्र के ऊपर अंकित करते हुए। ठीक है, तो आइसोप्लेथ मेथड में दोबारा से इसकी परिभाषा बता रही हूँ आपको। क्या है? मानचित्र पर समान मूल्य वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, याद रखिएगा, काल्पनिक रेखा समान रेखा कहलाती है। ठीक है, तो मानचित्र के ऊपर जो समान मूल्य वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम समान रेखा कहते हैं या आइसोप्लेथ मेथड कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यह निश्चित अंतराल पर खींची जाती है, एक निश्चित अंतराल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मानचित्र है, तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर दिखा रहे हैं भारत के ऊपर, तो यहाँ पर 10 MB है, तो यहाँ पर ऐसे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर 20 MB होगा और यहाँ पर आगे हम 30 MB दिखाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि 10-10 का अंतराल है, तो ये समान अंतराल के ऊपर ही खींची जाती है। ठीक है, समान रेखाओं की स्थिति प्रवणता का प्रतीक होती है, तो इनकी जो स्थिति है वो ग्रेडियंट का प्रतीक होती है। ठीक है, मतलब कि अगर ये हमारी जो रेखाएं हैं बस ये साथ साथ होंगी, नजदीक होंगी, देखिए निकटता प्रवणता अधिक होती है। जैसे जैसे अगर ये रेखाएं पास पास होंगी तो इट मीन्स वहां पर ग्रेडियंट जो है वो प्रवणता जो है वो अधिक है। और अगर ये दूर दूर होंगी, समान रेखाएं अगर दूर होंगी तो प्रवणता जो है वो कम होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर रेखाएं पास पास होंगी तो प्रवणता अधिक होगी और रेखाएं दूर दूर होंगी तो प्रवणता कम होगी। ठीक है, अब समान रेखाओं का अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है, जो मेन पॉइंट है समान रेखाओं को अंकित करने के लिए। देखिए, समान रेखाओं को अंकित करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बिंदु के रूप में आंकड़े अंकित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अंकित किए, किसी भी मानचित्र के आंकड़े हैं ये। ठीक है, तो इसमें जैसे 20 है, 30 है, 36 है, 54 है, अलग अलग आंकड़े हैं। जब हमने अंतराल को निश्चित कर लिया, फॉर एग्जांपल 10-10 का अंतराल अगर हमने ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पर है 20 है, 30 है, 40 है, यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर 50 है। जब इन सब के बीच में अगर कोई ऐसा आंकड़ा आ जाता है जिसमें हमारे पास, जैसे हमें यहाँ पर 70 चाहिए, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 60 है, 70 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं दिया गया है और यहाँ पर 76 और 66 है दिया गया, तो हम 70 को किस प्रकार से निकालेंगे? मैं रिपीट कर रही हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 10-10 का अंतराल हमने लेना है और अगर बीच में एक अंतराल यहाँ पर मिसिंग है और वो नहीं दिया गया है, तो उसको किस प्रकार से हम निकालेंगे? उस विधि को हम बोलते हैं अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन मेथड। उसको किस प्रकार से निकालते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं कि 70 और 66 दो आंकड़े दिए हैं, इनके बीच में हम एक रेखा अंकित कर लेते हैं और इन दोनों के बीच, देखिए 76 और 66 के बीच में कितना अंतर है? देखिए हम निकालेंगे 76 माइनस 66 कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 76 और 66 के बीच में 10 रेखाएं अंकित करेंगे, 66 से चलेंगे। 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जहां पर 66 ये एक रेखा, 67, 68, 69 और इस जो नेक्स्ट रेखा है इसका मूल्य क्या होगा? 70 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम आंकड़ों को निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो आंकड़े हैं, एक और बता रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पर है 10, 20, 30, यहाँ पर हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं 26 और 36। ठीक है, तो 26 और 36, ठीक है, तो 36 माइनस 26 कितना आ गया? 10 आ गया। तो इन दोनों के बीच में हम कितनी रेखाएं लगाएंगे? 10। 26 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36 तक पहुंच गए। तो 26, 27, 28, 29 और ये बीच वाली जो रेखा है ये कितनी होगी? ये पॉइंट कितना अंकित करेगा? 30 को दर्शाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंकड़ों को निकाल लेते हैं जब दो आंकड़ों के बीच के आंकड़े अगर नहीं दिए गए होते हैं, और इस विधि को बोलते हैं अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन मेथड। इसी के बारे में मैंने लिखा है कि अंतर्वेशन में ये कल्पना की जाती है कि दो बिंदुओं के बीच मूल्य समान रूप से घटता या बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे हम इस तरफ से चलेंगे तो हम बढ़ेंगे और इस तरफ से अगर हम चलेंगे तो घटेगा मूल्य। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया 76 और 66 है, तो इसके बीच में हमने 10 आंकड़े अंकित किए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो आंकड़े बढ़ेंगे, 66, 67, 68, 69, और यहाँ से अगर हम चलेंगे तो आंकड़े घटेंगे, जैसे 75, 74, ठीक है, 73, ठीक, नहीं, हाँ जी, ठीक है, इस प्रकार से आंकड़े जो है वो घटेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में। अब इसके मेरिट और डीमेरिट क्या है, इसके गुण और दोष क्या है इस विधि के, तो वो जान लेते हैं।
ये एक अच्छी वैज्ञानिक विधि है, लेकिन वितरण को शुद्धता से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस विधि में शुद्धता से हम वितरण को दर्शाते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट मेरिट है। दूसरी मेरिट क्या है इसकी, इसमें किसी तत्व के परिवर्तन की गति अर्थात प्रवणता को आसानी से समझा जा सकता है। मतलब कि किसी भी तत्व, अगर आइसोप्लैथ मेथड में समान विधि में किसी भी तत्व के परिवर्तन को, जैसे कि मैंने दर्शाया है आपको, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है 10 है, 20 है, 30 है, फिर 40 है, इसका परिवर्तन हो रहा है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी समझ सकता है कि यहाँ पर जो वायुदाब प्रेशर है यहाँ पर 10 है, इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर ये रेखा गुजर रही है वहाँ पर 20 है वायुदाब प्रेशर, जहाँ जहाँ पर ये वाली रेखा गुजर रही है वहाँ सभी जगह कितना वायुदाब प्रेशर है, 30 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से तत्व के परिवर्तन को समझा जा सकता है। तीसरा इसका पॉइंट क्या है, इसका प्रशासनिक विभाजनों से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, जो ये रेखाएं होती हैं समान मानचित्र जो आइसोप्लैथ मेथड, इनका प्रशासनिक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या होता है इसमें, अतः किसी भी तत्व के वितरण को उसके प्राकृतिक रूप में प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर साथ में मध्य प्रदेश है, तो ये जो हमारी रेखाएं हैं ये नहीं देखेंगी कि ये उड़ीसा की बाउंड्री है, ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखते, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप जो जहाँ पर जितना वायुदाब प्रेशर होगा, यहाँ जहाँ पर जितना तापमान होगा, उसको ये सही रूप में अंकित करती हैं। इसमें प्रशासनिक बाउंड्रीज को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो किसी भी तत्व को उसके प्राकृतिक रूप में आसानी से या सही रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदु आंकड़ों को दर्शाने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, बिंदु के रूप में हम आंकड़ों को दर्शाते हैं और बिंदु आंकड़ों के रूप में दर्शाने की सर्वोत्तम विधि यही है। कौन सी, आइसोप्लैथ मेथड। ठीक, अब इसके कुछ अवगुण जो हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो दोष हैं, उनको जान लेते हैं। ये क्या क्या इसमें दोष हैं। सबसे पहले कि ये विधि कठिन है और अंतर्वेशन की आवश्यकता होती है, जो कि एक सरल कार्य नहीं है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको ये अंतर्वेशन का मेथड समझाया, तो जिन लोगों को इस अंतर्वेशन के मेथड के बारे में पता है वही इस विधि से मानचित्रों की रचना कर सकते हैं, क्योंकि सभी आंकड़े एक ही मानचित्र के ऊपर उपलब्ध होना कठिन होता है। हमें अंतर्वेशन विधि का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हम आंकड़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कठिन विधि है। दूसरा क्या है, समान रेखाओं के लिए बहुत से आंकड़ों की जरूरत होती है। ठीक है, इसके लिए अगर हमें किसी क्षेत्र में, जैसे भारत है, भारत के सभी क्षेत्र में हमें बहुत सारे, पूरे क्षेत्र में आंकड़ों की आवश्यकता होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया, तो पूरे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। अगर आंकड़े पूरे नहीं है तो हम पूरे ढंग से किसी भी चीज को हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, चाहे तापमान है, चाहे वायुदाब है, चाहे वर्षा है, तो आंकड़े हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा का इसकी दोष है कि इस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब परिवर्तन थोड़ा तथा धीमी गति से हो। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस विधि को तभी हम प्रदर्शित कर सकते हैं जब परिवर्तन बहुत थोड़ा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, या किसी क्षेत्र के अंदर है, जैसे यहाँ पर 10-10 का परिवर्तन है, 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी तो हम इस विधि को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 है, आगे आंकड़े 100 हैं, तो 100 का अंतर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ऐसा तभी होता है जब हम तापमान या जो मानचित्र है उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उनमें वेरिएशन बहुत कम होता है। तो ये विधि जो है वो तापमान, वायुदाब, वर्षा आदि जलवायु तत्वों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि मानी गई है। ठीक है, तो इसलिए ये विधि जो है आइसोप्लैथ मेथड है, वो तापमान, वायुदाब, वर्षा इत्यादि को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो चीजें या वो चीजें जिनमें आंकड़ों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी, जैसे कि पॉपुलेशन है, ठीक है, तो कृषि के कोई आंकड़े हैं, ठीक है, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए ये विधि सर्वोत्तम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।